हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की फर्स्ट बुक, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड इसमें चैप्टर चल रहा था हमारा मॉन्क्स मेथड। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करा दी थी। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट, और एक्सरसाइज फर्स्ट का एक क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। आई होप आप सभी का हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि दी हो गया है। बाकी जिन्होंने नहीं किया है बच्चा कर लेना, ऐसा नहीं कि आप ये सोच लो कि बाद में कर लेंगे, बाद में उसको करो ही ना, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। Q प्लस 1 इंटू एस इज इक्वल्स टू P प्लस 1 इंटू टी। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। मेनली हमें क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटीग्रेट करने के लिए कुछ प्रॉपर मेथड्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन में r और t की वैल्यू पुट करते हैं। अब अगर आप इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड करो, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें t तो है बट इसमें r तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जिसके लिए हमें इक्वेशन पता है क्या, we know that हम क्या जानते हैं कि dq किसके इक्वल होता है बच्चा, s इंटू डी एक्स प्लस टी इंटू डी वाई के इक्वल होता है। इसकी हेल्प से आप t की वैल्यू निकाल लोगे। तो देखिए ये वाली टर्म इसके साथ में कैसे चली जाएगी, माइनस में s इंटू डी एक्स इज इक्वल्स में कितना बचेगा, t इंटू डी वाई। वैल्यू निकालनी है t की, तो इसकी मल्टीप्लाई में जो dy होगा वो कहाँ जाएगा, इधर इसके डिवाइड में। यहां से इस t की वैल्यू को कहां पुट करोगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या आएगी इक्वेशन, q प्लस 1 इंटू एस इज इक्वल्स टू p प्लस 1 इंटू टी। टी के प्लेस पे आप वैल्यू पुट करोगे dq माइनस के s dx डिवाइडेड बाय dy। इस टर्म की आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से देखो आपको क्या मिलेगा, q प्लस q के साथ में dy भी आ जाएगा, s को बाहर कॉमन ही रहने दो, q dy प्लस dy और इंटू में कितना आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इस टर्म की अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, p इंटू डी क्यू माइनस के p s इंटू डी एक्स, फिर 1 की कर दो तो क्या मिलेगा, प्लस के डी क्यू एंड माइनस के एस डी एक्स डिवाइडेड बाय डी वाई। सॉरी डी वाई तो इधर लेके चले गए तो डी वाई तो नहीं बचा। अब यहां से भी क्या करोगे आप, एस एस वाली जो टर्म्स है उसमें से एस कॉमन लेके इधर की साइड लेकर के आ जाओ। तो देखो आपके पास में टर्म क्या बनेगी, क्यू डी वाई प्लस डी वाई इंटू एस। यहाँ से देखो ये वाली टर्म भी माइनस की, ये वाली टर्म भी माइनस की, तो इधर की साइड लेकर आओगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्लस के दोनों टर्म में से s कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास में, p इंटू डी एक्स एंड प्लस डी एक्स। क्लियर है इतनी बात, समझो। अगर ये माइनस किया, अगर हम इसमें से माइनस s कॉमन ले लें, फिर ये वाली टर्म इधर आएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और ये दोनों टर्म इधर प्लस की है तो इधर की साइड आके किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। माइनस के पी डी क्यू माइनस के डी क्यू इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 0। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, तो s कॉमन ले लीजिए। टर्म क्या बचेगी आपके पास में, q dy प्लस dy, यहां से टर्म बचेगी p इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स माइनस अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो p डी क्यू प्लस डी क्यू इज इक्वल्स टू 0। इसको लेट कर लेना आप, क्या अभी लेट मत करो। यहां से देखो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, एक तो ये वाली एक ये वाली, जिसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे, मॉन्क्स सब्सिडियरी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो क्या लिखोगे आप, मॉन्क्स कौन सी होंगी मॉन्क्स सब्सिडियरी इक्वेशन, एक बार तो इस वाली इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार इस वाली इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर दोगे, सॉरी टर्म को। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, q dy प्लस dy प्लस p dx प्लस dx और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास में, 0। और एक बार इस वाली टर्म को p
dq प्लस dq इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड एंड ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, एक बार यहां तक नोट करिए। इसके बाद में यहां से आगे देखिएगा, ये वाली जो इक्वेशन आई इक्वेशन सेकंड, इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहां से देखो, सबसे पहले dy और dx इन दोनों को एक साथ लिख लो तो टर्म आ जाएगी dx प्लस dy, और ये वाली जो टर्म है यहाँ से p dx प्लस q dy, इसको क्या करोगे आप, एक साथ लिखोगे और इज इक्वल्स टू में चल रहा है 0। आप सभी को पता है, क्या पता है कि जो dz होता है ये किसके इक्वल होता है, p इंटू डी एक्स प्लस q इंटू डी वाई, इसके इक्वल होता है, यहाँ पे स्मॉल p है। ठीक है, तो यहाँ पे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, डी जेड पुट कर सकते हैं। तो टर्म क्या आ जाएगी, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे ऑन इंटीग्रेट। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टर्म क्या मिलेगी, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे वाई, जेड का करोगे तो जेड मिलेगा और इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ पे देखो इनके साथ में 1 होगा सभी के साथ में, और जब हम 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x मिलता है, y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y मिलता है, और z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना मिलता है, z मिलता है। और इसमें हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ले लेंगे क्या, a। ये जो आई इसको राइट कर लेना आपका इक्वेशन नंबर 4। ये तो हमने किससे सॉल्व किया, इक्वेशन सेकंड से। अब ये वाली लो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से देखो dq कॉमन आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस 1 इंटू dq इज इक्वल्स टू 0। ये वाली टर्म 0 में लेके जाओ, सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, dq इज इक्वल्स टू 0। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो ऑन इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन करोगे 1 का q के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा q, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लोगे आप क्या, b। अब एक बात बताओ, b भी कांस्टेंट है और a भी हमारा क्या था, कांस्टेंट था, तो हम q को क्या ले सकते हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड ले सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास में टर्म आ जाएगी q इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ये आ गई क्या आपके पास में इक्वेशन नंबर 5। अब जो Q होता है, Q हमारे पास में आपको स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले लिखाए थे तो उसमें Q लिखाया था, Q किसके इक्वल होता है, डेल Z ओवर डेल Y के इक्वल होता है, नहीं होता। तो यहां से इसको हम और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल Z ओवर डेल Y, या डी जेड ओवर डी वाई लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से डी वाई को इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में, तो डी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी वाई। क्या कर दोगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे। तो दोबारा से लिखना, ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टर्म क्या मिलेगी, यहाँ पे 1 का z के रिस्पेक्ट में करोगे तो z आ जाएगा। इस फंक्शन का आप y के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, किसका, देखो ये कंप्लीट फंक्शन है हमारा, तो z का y के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेशन करोगे इस वाले पूरे फंक्शन का, तो एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे ये हमने स्मॉल f ले रखा है, तो इसका पूरे फंक्शन का जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि फंक्शन क्या ले लिया हमने, f ले लिया, कब, इंटीग्रेशन के बाद में। तो फंक्शन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और जब इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x को कैसे ट्रीट करोगे, एज अ कांस्टेंट। अब जब हमने बच्चे इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट पे ऐड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने मान लिया, क्योंकि हमने x को कांस्टेंट माना है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लेंगे हम अपने पास से क्या, फाई ऑफ x, और यही क्या आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर आर प्लस 2xy इंटू एस प्लस वाई स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल्स टू 0। तो इसको भी सेम वैसे सोल्व करेंगे, बट इसमें हमें आर भी मिल रहा है और टी भी मिल रहा है, तो दोनों की वैल्यूज पुट करोगे। तो सबसे पहले तो इसको राइट करोगे आप क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
सो वी हैव दो इक्वेशंस आपको लिखाए थे, बोला था दोनों इक्वेशंस ही आपको याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद रखने की नीड नहीं है। तो हमें क्या पता है कि dp किसकी इक्वल होता है बच्चा, r इंटू डी एक्स प्लस एस इंटू डी वाई, ये टर्म होती है। और हमें क्या पता है कि dq किसकी इक्वल होता है, s इंटू डी एक्स प्लस t इंटू डी वाई। इसकी हेल्प से हम r की वैल्यू निकालेंगे एंड उसकी हेल्प से हम t की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जब आप r की वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्टली लिख रही हूं मैं, टर्म क्या आ जाएगी, dp माइनस के एस डी वाई ओवर डी एक्स, एंड इसकी हेल्प से जब आप t की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, dq माइनस एस डी एक्स अपॉन dy। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे। ऑन पुटिंग the value of r and t in equation first। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करो, टर्म क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, आर के प्लेस पे आर की वैल्यू पुट कीजिए, dp माइनस एस डी वाई और dx, नाउ प्लस 2xy इंटू एस प्लस वाई स्क्वायर, टी की वैल्यू पुट करोगे आप तो टर्म क्या आएगी, dq माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे नॉर्मली जैसे आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हो, तो dy की मल्टीप्लाई इस टर्म में होगी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dp इंटू डी वाई माइनस के एस एक्स स्क्वायर dy का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस टर्म में दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 2xys इंटू डी एक्स डी वाई, प्लस इस टर्म में dx की भी मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर डी क्यू इंटू डी एक्स माइनस एस वाई स्क्वायर, और dx का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, एंड इज इक्वल्स टू में 0, क्योंकि अपॉन में टर्म आएगी dx इंटू डी वाई, डिवाइड में रहेगी तो इधर 0 में जाएगी तो 0 ही हो जाएगी। अब यहां से क्या करोगे आप, s वाले टर्म में से s को कॉमन ले लोगे, बाकी सभी टर्म्स एक साथ लिखोगे, तो यहां से आपके पास में वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर इंटू dp इंटू डी वाई, फिर नेक्स्ट टर्म आ रही है ये वाली प्लस के वाई स्क्वायर dq इंटू डी एक्स, एंड लास्ट में इन तीनों टर्म में से s आ रहा है कॉमन, तो अगर हम माइनस का s कॉमन ले रहे हैं तो कुछ आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, यहाँ से आपके पास में टर्म क्या आएगी, माइनस बाहर ले लिया कॉमन तो माइनस के 2xy dx इंटू डी वाई, एंड यहाँ से टर्म क्या आएगी, प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मॉन्क सब्सिडियरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल, तो क्या लिखोगे, द मॉन्क्स सब्सिडियरी इक्वेशन क्या क्या होंगी, एक बार टर्म रखोगे आप डी स्क्वायर dp इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी क्यू इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, एंड एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करोगे, ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट कर लेना। नेक्स्ट टर्म आएगी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर माइनस के 2xy dx इंटू जी वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक बार बताइए यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन आई ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a के लिए क्या है x इंटू डी वाई, और b के लिए क्या आ जाएगा y इंटू डी एक्स, यानी कि हमारा फॉर्मूला किसका बन रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू क्या है x इंटू डी वाई प्लस b की वैल्यू क्या है y इंटू डी एक्स, अच्छा माइनस आ रहा है तो माइनस का बनेगा y इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखोगे अगर आप तो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर है तो आपके पास में टर्म आ जाएगी इंप्लाइज दैट x dy माइनस के y dx इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, एक बार यहाँ तक करिए। सो यहाँ से आगे देखिएगा आप क्या करोगे, आपके पास में इक्वेशन सेकंड और थर्ड आ गई थी, अब इन दोनों को लेकर के सॉल्व करोगे। अगर आप इक्वेशन थर्ड से देखोगे तो x dy की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस के y इंटू डी एक्स, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x dy की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, y इंटू डी एक्स,
तो इस वैल्यू को किस में पुट करोगे आप, इक्वेशन सेकंड में। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो यहां से वैल्यू पुट कीजिए। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई है, तो इसको हम एक्स इंटू एक्स डी वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो एक्स डी वाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या आएगी, एक्स तो हमारे पास में बचा और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, वाई इंटू डी एक्स और डी पी एज इट इज। सेम यहाँ पर y इंटू डी एक्स है आपके पास में, तो ये टर्म तो आपकी एज इट इज रहेगी, वाई स्क्वायर डी क्यू इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, वाई डी एक्स, और यहाँ पे भी वाई डी एक्स है, 0 में ले जाओ। सो इंप्लाइज दैट टर्म क्या बनेगी, x इंटू डी पी प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, y इंटू डी क्यू इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में क्या कर दो आप, x से डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, dp x x कैंसिल आउट, प्लस यहाँ से टर्म आ जाएगी y अपॉन x इंटू डी क्यू इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 0। अब इस इक्वेशन का क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे ऑन इंटीग्रेट करोगे, 1 का p के रेस्पेक्ट में करोगे, कितना आ जाएगा p, y अपॉन x कांस्टेंट टर्म्स है, q 1 का q के रेस्पेक्ट में करोगे q, एंड इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड होगा, जिसका तो सबसे पहले देखो क्या कर लोगे आप, यहाँ पे y अपॉन x को हम मान लेंगे कि लेट y अपॉन x किसके इक्वल है, c1 के इक्वल है। तो यहाँ से इस टर्म को हम और क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड होगा, तो हमने मान लिया वो क्या होगा, c2 होगा। किस कंडीशन में, अगर हम इस y अपॉन x को क्या मान ले, c1 मान ले, तो यहाँ पे ये वाली लाइन इसके साथ में लिख देना कि p प्लस c1 q इज इक्वल्स टू, चाहे तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन आई थी dp प्लस y अपॉन x dq इज इक्वल्स टू 0, इसमें अगर हम लेट कर ले कि y अपॉन x किसके इक्वल है, c1 के, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, dp प्लस c1 dq इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का p के रिस्पेक्ट में करोगे p, तो c1 की जगह c1 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमने लेट कर लिया, और c1 की वैल्यू कितनी रख दी हमने, y अपॉन x जो कि हमने मानी थी। 1 का इंटीग्रेशन q के रिस्पेक्ट में करोगे q, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने ले लिया क्या, यहाँ पर c2। तो हम कह सकते हैं क्या, जो c2 है वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ c1 का फंक्शन होगा c2। अगर यहाँ पे हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लिखें तो यहाँ पे c2 क्या होगा, फंक्शन ऑफ c1 कहलाएगा। तो यहां से आगे देखिएगा, c2 की वैल्यू एक्चुअल में क्या थी, p प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू क्यू, और इज इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, ये फंक्शन ऑफ c1 आ रहा है। यहाँ पे c1 की वैल्यू पुट करना, टर्म क्या आ जाएगी, p प्लस के y अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल्स टू f ऑफ y अपॉन एक्स। यहाँ पे क्या करोगे, अब आप लैग्रांजेस थ्योरम का यूज करोगे, क्योंकि और किसी मेथड से तो ये सॉल्व हो नहीं रही हमारे, जैसे कि हमने बाकी के क्वेश्चंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमें p प्लस क्यू और p माइनस क्यू वाले ऐसे दो इक्वेशन तो मिल नहीं रही, तो यहाँ पे हम करेंगे लैग्रांजेस इक्वेशन का यूज। अब से पहले तो आपने करा ही नहीं है, तो ये कुछ ही क्वेश्चंस में यूज होगी, जहां पर भी होगी वहां पर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फ्रॉम लैग्रांजेस इक्वेशन, लैग्रांजेस इक्वेशन क्या कहती है कि PP प्लस QQ किसके इक्वल होता है, Z के। तो यहां से देखो PP यानी कि P का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पे 1 है, तो एक टर्म आएगी dx के अपॉन में, dx के अपॉन में कौन सी टर्म आएगी, जो P का कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे P का कोफिशिएंट क्या है, 1, किसके इक्वल आएगी ये टर्म, dy अपॉन q का कोफिशिएंट, q का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से बच्चा, y अपॉन x है, इज इक्वल्स टू dz, z का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से देखो अगर आप इस वाली टर्म में देखोगे तो z का कोफिशिएंट क्या होता है, फंक्शन ऑफ y अपॉन x। ध्यान रखना जो z का कोफिशिएंट होगा यानी कि z के लिए जो टर्म लोगे वो इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड होगी जिसमें p और q आपके अटैच नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या करोगे, एक बार क्या करेंगे, हम एक बार फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक साथ लोगे और एक बार आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ लोगे, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को एक साथ लो, टर्म क्या आ जाएगी, dx अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dy अपॉन y अपॉन x। इस टर्म की इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो y अपॉन x इंटू dx किसके इक्वल आ जाएगा, ये dy के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से
ये वाली टर्म जो y है ये इधर की साइड मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में लेकर के चले जाओ, मींस x वाली टर्म्स को सेपरेट कर लो और y वाली टर्म्स को अलग सेपरेट कर लो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या लिखोगे ऑन इंटीग्रेट, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x इज इक्वल्स टू 1/y का इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा log y, एंड इसमें जब आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करोगे तो टर्म क्या आ जाएगी log c3। दी log c3 क्यों लिया, ये वाली टर्म भी log में है ये भी log में है, तो log कैंसिल आउट करने के लिए हम जो कांस्टेंट टर्म लेट करेंगे वो भी log में करेंगे, और c1 c2 हम ऑलरेडी लेट कर चुके थे इसलिए यहाँ पे टर्म ले ली हमने क्या c3, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस में तो ये वाली टर्म इधर किस में चली जाएगी माइनस में, और इज इक्वल्स टू में कितना आ गया log c3। log m माइनस log n का फॉर्मूला बन रहा है, तो log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n, तो टर्म कितनी आ गई log x अपॉन y, और इज इक्वल्स टू में टर्म क्या आ जाएगी log c3। अब एक चीज का ध्यान करना, ये वाली टर्म हमारे पास में ऐसे आ रही है, बट आपको जो आंसर शीट में मिल रहा है वो मिल रहा है y अपॉन x की फॉर्म में। अगर हम आंसर मैच करने की बात करें तो देखो बच्चों उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो log c3 है ये उन्होंने इधर की साइड ऐड किया होगा, मतलब क्या है कि अगर हम इधर की साइड ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी माइनस में हो जाएगी, अगर ये वाली टर्म हमारी माइनस में होगी तो इसको इधर की साइड लेकर के आओगे और आप इस वाली टर्म को इधर की साइड लेकर के जाओगे, जिससे होगा क्या कि हमारे पास में ये जो टर्म बनेगी ये बनेगी log y माइनस log x और इज इक्वल्स टू में log c3। दी रफ क्योंकि अब दोनों तरीके से कर सकते हो इसलिए मैं आपको दोनों टाइप से बता रही हूँ, कभी फिर कभी आपने तो ऐसे नहीं ऐसे किया था आंसर शीट से आंसर मैच नहीं कर रहा, तो दोनों तरीके से कर रहा, डिफरेंट आंसर आएगा बट आंसर ठीक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म बन जाएगी आपकी log y अपॉन x और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है log c3, सो इम्प्लाइज दैट आपके पास में y अपॉन x क्या आ जाएगा c3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और y अपॉन x हमने मान क्या रखा है, y अपॉन x हमने माना था किसके इक्वल है ये c1 के, सो इम्प्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं कि जो c3 है ये क्या है फंक्शन है किसका c1 का, यानी कि c3 इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ c1। एक हमारे पास में ये टर्म आ गई किसको लेकर के चले, जब हम फर्स्ट और सेकंड को लेकर के चले। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्या करोगे एक बार फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेकर के चलोगे, तो यहां से आगे देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब आप लेकर के चलोगे क्या मिलेगा dx ओवर 1 इज इक्वल्स टू dz अपॉन फंक्शन ऑफ y अपॉन x, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, सो फंक्शन ऑफ y अपॉन x इंटू dx किसके इक्वल आएगा ये dz के, इम्प्लाइज दैट इसको हम लिख सकते हैं dz इज इक्वल्स टू f ऑफ y अपॉन x इंटू dx, इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो ऑन इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन करोगे तो z के रेस्पेक्ट में करोगे किसका 1 का, तो टर्म क्या आ जाएगी z इज इक्वल्स टू इस वाली टर्म का करोगे डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कैपिटल f अपॉन y अपॉन x, क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे ले लिया कि इंटीग्रेशन के बाद में ये फंक्शन हमारा किसमें चेंज हो गया इस फंक्शन में चेंज हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करेंगे, तो इस बार इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने मान लिया अपने पास से क्या c4, ठीक है। अगर हम इस c4 के लिए वैल्यू निकाले तो यहाँ से देखो z की वैल्यू क्या आ गई z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x, तो c4 की वैल्यू क्या आ जाएगी z माइनस के f ऑफ y अपॉन x, ठीक है। यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक है क्या, जब हमने इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन हमने किसके रिस्पेक्ट में किया x के रिस्पेक्ट में, तो y को तो कैसे लेंगे एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो जब आप इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो उस कंडीशन में जो ये y है ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म कैसे आ जाती है आपके पास में इनटू में, तो यहाँ से आपके पास में क्या फंक्शन आएगा y, और यहाँ पे ये प्लस की हमने ले लिया c4, तो c4 अगर इस टर्म के इक्वल आ गया तो हमने मान लिया c4 किसके इक्वल आ गया फंक्शन ऑफ c3, क्योंकि c3 क्या था y अपॉन x, अगर इस कंप्लीट को हम ले लें एक फंक्शन है ये हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख ले कि मान ले लेट कर ले कि जो c4 है c4 भी कांस्टेंट टर्म है और c3 भी हमारी क्या थी कांस्टेंट टर्म थी, तो अगर दोनों कांस्टेंट टर्म है तो हमने मान लिया c4 क्या है फंक्शन है किसका c3 का, तो c4 के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप फंक्शन ऑफ c3, सो z की वैल्यू क्या आएगी z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x इंटू y प्लस c4 के प्लेस पे क्या रखोगे c3 की वैल्यू पुट कर दोगे यानी कि फंक्शन ऑफ c3,
और C3 कितना आया आपके पास में y अपॉन x आया। समझ में आई? यहाँ से एक बार दोबारा से स्टेप समझ लो। C4 की वैल्यू कितनी आ गई, z माइनस के f ऑफ y अपॉन x। हमने मान लिया कि C4 भी कांस्टेंट टर्म है, C3 भी कांस्टेंट टर्म थी, तो C4 हमने मान लिया क्या है, फंक्शन है किसका, C3 का। अब C3 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, y अपॉन x है। तो अगर C4 फंक्शन है C3 का, तो इस वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो z किसके इक्वल आ जाएगा, f इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस C4 के प्लेस पे आप वैल्यू क्या पुट करोगे, फंक्शन ऑफ C3। तो फंक्शन ऑफ और C3 के प्लेस पे C3 की एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर दोगे y अपॉन x एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कीजिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के 2 क्वेश्चंस और हैं, उनका जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से एक बार देख लीजिएगा। आप में से जिन फ्रेंड्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, कर लेना। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं वहां पे जुड़ जाइएगा। जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है कि यूट्यूब पे जो नोटिफिकेशन जाते हैं वो आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस एक साथ अपलोड हो जाती हैं। तो इसलिए आप में से जिन फ्रेंड्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, कर लेना। वहीं पर आपको मैथ्स की बुक की पीडीएफ भी मिलेगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में नहीं करने हैं, बाकी आपकी इच्छा, आप जितने ज्यादा कर सकते हो बच्चा उतना बेटर है। लेकिन जो सफिशिएंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।